नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन है। आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन ठेठ भारतीय। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं वो आप लोगों तक रेगुलरली पहुंच सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे ऐसे कौन से देश हैं जो कोरोना को मात दे चुके हैं। न्यूजीलैंड ने ऐसी क्या स्ट्रेटजी बनाई, ऐसे क्या उन्होंने लॉकडाउन अप्लाई किया जिसके कारण वो इस कोरोना को बेहतर तरीके से मात दे चुके। दोस्तों, कोरोना का पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इसमें एक फाइटर्स बन के निकले हैं। इन्होंने कोरोना को मात दी है। भारत जैसे देश में जहां कोरोना से लड़ने से पहले ही आपसे थाली बजवा दी गई, आपसे घंटी बजवा दी गई, मोमबत्ती जलवा दी गई, लेकिन न्यूजीलैंड एक ऐसा उदाहरण बन के सामने आया जिसने कोरोना से जंग जीतने के बाद, कोरोना का जब वहाँ से लास्ट मरीज़ डिस्चार्ज हुआ, तब वहाँ की प्रधानमंत्री आकर खुशी के मारे झूम उठती हैं। दोस्तों, आदर और सम्मान इस देश के लिए इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये जो देश है, यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो एक महिला है। आपको मैं सबसे पहले वो देश बताता हूँ जो कोरोना को पहले ही मात दे चुके हैं या अपने आप को कोरोना फ्री वो घोषित कर चुके हैं। इस कड़ी में दोस्तों सबसे पहले नाम आता है मोंटेग्रो का। यूरोप महाद्वीप में आने वाला यह देश 24 मई को ही अपने आप को कोरोना से मुक्त कर चुका है, जैसा कि इन्होंने दावा किया है। यहाँ की जनसंख्या करीब करीब 6,50,000 है और एक समय इस देश में संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा पहुँच चुका था वो 350 करीब पहुँच चुका था। एरिट्रिया एक देश है जो ईस्ट अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। 6 लाख की लगभग आबादी है। 15 मई को ये अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर देता है। अधिकतम संक्रमित लोगों की संख्या जो थी वो 40 ही थी, हालांकि ये बढ़ सकती थी 6.5 लाख लोगों में, लेकिन इन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत इसको यहीं तक कंट्रोल कर दिया। अगला देश जो है दोस्तों वो है पपुआ न्यू गिनिया। यहाँ 9 लाख की आबादी है। 8 पॉजिटिव केसेस थे यहाँ पर। 4 मई को इसने भी अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित किया। इसी कड़ी में दोस्तों आपका अगला नाम है सेचल्स का। 1 लाख की आबादी, 11 केसेस, 14 मार्च को कोरोना फ्री। होली सी, यहाँ 1000 लोगों की आबादी है, 6 केसेस थे। रोम से लगता है यह देश सी ऑफ रोम भी कहलाता है। सेंट किट्स एंड नेविस, वेस्ट इंडीज़ राष्ट्र में पड़ने वाला यह देश, 50,000 की आबादी, 15 केसेस। मई 19 को अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित करता है। फिजी, ये एक आइलैंड है। फिजी के बारे में यदि आपने पढ़ा हो तो ये वहाँ के वॉल्केनो के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ काफ़ी भयंकर वॉल्केनो उठते हैं। लगभग 9 लाख की जनसंख्या वाले इस देश ने 20 अप्रैल को अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया था। ईस्ट टिमोर, 13 लाख की जनसंख्या, अंतिम कोरोना जो यहाँ पे मरीज़ था वो 15 मई को स्वस्थ हो चुका था। साउथ ईस्ट एशिया का ये देश एक आइलैंड देश है। और अंत में न्यूजीलैंड, जिसने पिछले सोमवार को ही अपना जो अंतिम मरीज़ था कोरोना का उसको डिस्चार्ज किया। दोस्तों, न्यूजीलैंड की जो आबादी है करीब 5 मिलियन है, यानी कि करीब 50 लाख। संक्रमित लोगों की संख्या जो थी करीब 1500 थी। इसमें आप करीब ये मान के चलिए 30 लोगों से ज़्यादा अपनी जान दे चुके हैं। ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी या क्या कारण थे जिसके कारण ये देश इतनी जल्दी कोरोना को हराकर एक उदाहरण बनकर खड़े हुए हैं, इस पर मैं आपसे बात करूँगा। हालांकि अगर देखा जाए तो इसराइल, ताइवान, साउथ कोरिया जैसे देशों ने भी काफ़ी हद तक कोशिश करी है अपने आप को इस महामारी से उभारने में और काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये देश जो है टेक्निक से भी देश हैं और नई नई टेक्निक से अपनी जो है इन्होंने कोरोना को मात देने में या कोरोना के जो मरीज़ों की संख्या है उसको कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, इनका जो एप्लीकेशन था प्लस इनकी जो ट्रेसिंग थी, इनकी जो प्लस जीपीएस जो सिस्टम था वो काफ़ी एग्जैक्ट था, जिसके कारण ये लोगों तक पहुंच सके जो संक्रमित थे, और इस कारण उन्होंने वहीं तक फुल स्टॉप लगा दिया जहां तक ये मरीज़ थे। दोस्तों, इन सब
देशों ने या इन सब देशों पर एक जो प्रभाव पड़ा, वो किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा जिसके कारण ये इतनी जल्दी कोरोना जैसी महामारी को मात दे चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ का जोग्राफिकली आप देखेंगे, भौतिक रूप से देखेंगे, भूगोल रूप से देखेंगे, या क्लाइमेट का भी यहाँ पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन कितना इफ़ेक्टिव था, टेस्टिंग का भी प्रभाव है, और अंत में पॉपुलेशन का भी प्रभाव है। इन सब में सबसे ज़्यादा बधाई पात्र न्यूजीलैंड है। मैं क्योंकि इस वीडियो में आपको ज़्यादातर जो डिटेल्स देने जा रहा हूँ वो न्यूजीलैंड की है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं न्यूजीलैंड के बारे में जिनको आपने जानना चाहिए। न्यूजीलैंड पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में, जो कि सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, इसके साउथ वेस्ट में पड़ता है। न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है जो मुख्य 2 भागों में बटा हुआ है, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। न्यूजीलैंड जो है करीब करीब 600 स्मॉल आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जिसकी अगर जनसंख्या जोड़ी जाए तो करीब करीब 50 लाख है। न्यूजीलैंड में बहुत से ऐसे आइलैंड भी हैं जहां केवल जंगली जानवर ही रहते हैं, और आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि यहाँ जितने जीव रहते हैं उनका केवल 5% लोग ही न्यूजीलैंड में रहते हैं। कहा जाता है कि जापान में जितनी वेंडिंग मशीन्स हैं उतनी जनसंख्या न्यूजीलैंड में है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोगों का दर है वो काफ़ी अच्छा दर है, मतलब परसेंटेज जो एजुकेटेड लोगों का है। भारत जैसे देशों में जहाँ राजनेता होने का मापदंड आप या उनका मूल्यांकन उनके भ्रष्टाचार से करते हैं, तो मैं आपको बता दूं न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां भ्रष्टाचार सबसे कम है। अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे ये देश ज्योग्राफिकली कोरोना से लड़ने में सक्षम रहे हैं। आपको मैंने जितने भी देश बताए हैं, इन देशों में एक चीज़ समानता है, आपने देखी होगी, जो ये देश हैं ये सारे आइलैंड देश हैं, मतलब सारे देशों की जो अधिकतम सीमाएं हैं वो समुद्र से लगी हुई हैं। न्यूजीलैंड की जनसंख्या 50 लाख है और यहाँ का पूरा क्षेत्रफल 2,68,000 का है। ऐसे में लॉकडाउन भी सोशल डिस्टेंसिंग और दूरियां अपने आप बनती हैं। ये देखिए कि आप जितनी कम जनसंख्या होगी और जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप मेंटेन रहेगी। दूसरा इम्प्रेशन दोस्तों यहाँ पे जो पड़ा है वो पड़ा है आपका क्लाइमेट इम्प्रेशन। इन सब में एक चीज़ गौर करने वाली बात ये भी है कि सब देशों का जो अधिकतम तापमान जाता है वो 31 डिग्री सेल्सियस जाता है। ऐसे में इस मौसम को या तो हम कह सकते हैं काफ़ी सुहावना मौसम है, और कहा जा सकता है क्योंकि भारत का ग्रीष्मकाल का जो तापमान रहता है वो 50 डिग्री तक पहुँचता है। जितने भी द्वीप देश हैं इनका तापमान कोरोना से लड़ने के लिए अनुकूल पाया गया है। आप देखिए जितने द्वीप देश हैं वहाँ मामले काफ़ी हद तक रुके हैं और संक्रमितों की संख्या में भारी गिरावट आई है। चाहे आप श्रीलंका ले लें या ताइवान ले लीजिए, जितने भी देश हैं, जितने भी आपके आइलैंड देश हैं, इन सब देशों में एक ऐसा वेदर पाया गया है जो कोरोना से लड़ने के लिए इफ़ेक्टिव है। तो ऐसे में उन बातों पे हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए जिसमें ये कहा गया था कि ठंड में कोरोना बढ़ता रहेगा और जब गर्मी आएगी तो ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप ज़्यादा दूर की नहीं, क्योंकि मैं भारत से हूँ, मैं आपको उदाहरण भारत का ही दूंगा। भारत में जब ठंड थी उस समय कोरोना के जो संक्रमित लोगों की जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी। आज जब गर्म है तो जनसंख्या में यहाँ की जो संक्रमितों की जो संख्या है उसमें एकदम से बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों एक इफ़ेक्टिव पड़ता है यहाँ पे पॉपुलेशन का भी, जनसंख्या का एक फ़र्क तो पड़ता ही है। WHO भी कोरोना को लेके शुरुआत में जो आंकड़े लगा रही थी कि भारत इस महामारी से कैसे निपटेगा यदि भारत में ये संक्रमण फैलता गया। अमेरिका जहाँ की जनसंख्या करीब 40 करोड़ है, 20 मिलियन वहाँ संक्रमित हैं, यानी लगभग 2 करोड़ लोग, और 1,15,000 अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो इन द्वीपों में संक्रमण फैलने का खतरा कम था
क्योंकि क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या के हिसाब से। तो सोशल डिस्टेंसिंग और इन अन्य चीज़ों की जो कोरोना में काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, इन चीज़ों का ऑटोमेटिकली ही पालन हुआ है। टेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे टेस्टिंग भी बड़ी कारगर रही है। यहाँ की टेस्टिंग क्वालिटी जो थी वो बिल्कुल अव्वल दर्जे की थी, साथ साथ इनकी मेडिकल सुविधाएं भी बहुत ज़बरदस्त थी। ये प्रायः उन देशों में है जिनका जीडीपी आप देखेंगे, जीडीपी का जो है करीब करीब ये 4 से 5%, 5 से 10 के बीच का जो परसेंट होता है ये मेडिकल उसमें डालते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जनसंख्या एक नियंत्रित जनसंख्या है, तो यहाँ पे टेस्टिंग करने में भी लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। टेस्टिंग बहुत इजीली यहाँ पर हुई क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इजी थी कम जनसंख्या होने के कारण। और जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इजी थी तो उन लोगों को भी उन लोगों तक जल्दी पहुँचा जा रहा था जो इससे संक्रमित थे या जिनका कुछ ट्रैवल हिस्ट्री था। दोस्तों, इसी चीज़ को लेके अगर हम तुलना अपने देश से करें, भारत से, तो यहाँ पे पीपी किट को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ये वो देश हैं जो कोरोना को मात दे चुके हैं। इन्होंने पीपी किट और अपनी मेडिकल सुविधाओं को ही प्रायोरिटी दी है, प्राथमिकता दी है। आज भारत में मेडिकल स्टाफ जो है वो पीपी किट की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार आजकल बिज़ी है चुनावों में, वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बल्कि यहाँ तक इतना गंदा खेल खेला जा रहा है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, और जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ के लोगों पर जाकर सवाल उठाया जा रहा है इन केंद्र शासित नेताओं द्वारा। चीन का दबदबा इस समय लद्दाख का जो एरिया है एलएसी वहाँ पर चल रहा है। हमारे रक्षा मंत्री महाराष्ट्र में हैं। गृह मंत्री इस समय जिन्होंने देश के लिए एक अलग सूची बनानी चाहिए मेडिकल सुविधाओं की, कैसे इस कोरोना से निपटा जाए, वो बिहार के चुनाव में अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं। 72,000 एलईडी मंगाई गई हैं चुनावों के लिए। दोस्तों, ये इस कोरोना काल में वाकई एक सोचने वाला विषय है कि सरकार इतनी संवेदनशील कैसे हो सकती है, संवेदनहीन कैसे हो सकती है। नेताओं के पास प्राइवेट जेट, हमारे प्रधानमंत्री जी को प्राइवेट जेट खरीदने के लिए पैसा है, 72,000 एलईडी खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन इस कोरोना काल में जो लोग, जो प्रवासी मज़दूर अपने घर जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं, उनके लिए बसों की सुविधा या किसी प्रकार की यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये एक तरीके से आप देखेंगे इन नेताओं का मानसिक स्तर भी एक तरीके से आप सोच सकते हैं, या इनकी मानसिकता आप सोच सकते हैं किस प्रकार की होगी। लॉकडाउन भी दोस्तों काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा यहाँ पर। लॉकडाउन यहाँ पर 4 चरणों में लगाया गया, जैसे कि भारत में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4, अभी लॉकडाउन 5, उसके साथ साथ अनलॉक 1 भी चालू है। यहाँ पर इन्होंने लॉकडाउन शब्द को इस्तेमाल ना करके इन्होंने अलर्ट शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि अलर्ट एक ऐसा शब्द है जिसके कारण लोगों में एक तरीके से जागरूकता आ सकती है कि अलर्ट का मतलब है कि आप सतर्क हो जाएं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जेसिका अर्डर्न ने लॉकडाउन की जगह अलर्ट का इस्तेमाल किया है। जिस समय यानी 19 मार्च को रात 11:59 पर सभी फूड्स, डॉग्स, बॉर्डर्स को पूर्णतः नॉन रेजिडेंशियल जो लोग हैं उनके लिए बंद कर दिया गया था। रेजिडेंट्स लोग जो आ रहे थे उनको 14 दिन का क्वारंटीन होना, सेल्फ क्वारंटीन होना अनिवार्य था 19 से 10 अप्रैल के बीच आने वाले लोगों के लिए। 10 अप्रैल के बाद आने वाले लोगों के लिए सुपरवाइज क्वारंटीन की वहाँ पे व्यवस्था की गई थी। यहाँ अलर्ट सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था, या यहाँ पे लॉकडाउन 1 स्टार्ट नहीं हुआ था, यहाँ अलर्ट 2 से शुरू कर दिया गया था 19 मार्च से। 23 मार्च को ये लेवल 3 पर पहुँचा दोपहर में। 25 मार्च को ये लेवल 4 पर रात 11:59 से हो गया था। संपूर्ण देश में लॉकडाउन जो लेवल 4 था, यहाँ हर लेवल पर कुछ रियायतें थी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, राशन, गैस, मेडिकल, हॉस्पिटल आदि इन सभी
सुविधाओं पर, जो आपकी डेली एसेंशियल चीज़ें हैं उन पर छूट थी। 27 अप्रैल रात्रि 11:59 पर ये अलर्ट 3 पर आ गया था। 8 जून को अंतिम मरीज के डिस्चार्ज के बाद सब कुछ खोल दिया गया था। केवल आपका बॉर्डर्स जो थे वो आपके बंद थे, आपके एयरपोर्ट्स बंद थे। इस दौरान लोगों को जब अलर्ट 2, 3, 4 लागू था, प्रधानमंत्री ने अधिकतम समय आकर लोगों के साथ बातचीत करी, उनको मैसेजेस गए, और इन सब के दौरान इनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, हेल्थ एक्सपर्ट थे इनके, वो प्रधानमंत्री के साथ ही रहते थे लोगों को, ताकि और दुरुस्त जानकारियाँ दे सकें। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पर इनकी जो अलर्ट सुविधाएं थी, जो इन्होंने अलर्ट घोषित किया था, उसमें क्या क्या इन्होंने सुविधाएं दी थी लोगों को, किस तरीके से उनको आवाजाही पर, खाने पीने, किस तरह की उन पर रोक टोक थी, ये इन्होंने अलर्ट के द्वारा इन्होंने इसको वो किया था। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊँगा उन्होंने अलर्ट किस प्रकार से जारी किया था। दोस्तों, यहाँ पर अलर्ट 1 में इन्होंने बॉर्डर की आवाजाही कम और ना के बराबर ख़तरा रोकने के लिए कर दी गई थी। टेस्टिंग ऑफ कोरोना, मैंडेटरी सेल्फ क्वारंटीन, आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, स्कूल कार्यस्थल सावधानी के साथ चलेंगे, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, भीड़ जमा पर पाबंदी नहीं थी। यदि आप बीमार हैं तो हेल्थ लोगों को बताएं जो हेल्थ से संबंधित हैं। हाथ धोएं, खांसते समय कोहनी के बल खांसें। यदि आप खांस रहे हैं तो आप इस तरीके से या इस तरीके से खांसें। चेहरे को ना छुएं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सरकार की यही गाइडलाइन थी कि यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करना चाह रहे हैं तो कृपया बचकर सफ़र करें, मतलब अवॉइड करें। अगर ज़रूरी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें। और दोस्तों, अलर्ट 1 यहाँ पर इनकी जो इन्होंने रियायतें दी थी वो ये थी। अलर्ट 2 में जो था, आप इसमें अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनसे मिल सकते थे, आप शॉपिंग पे जा सकते थे, प्राइवेट ट्रैवल पर आप कर सकते थे। पब्लिक हेल्पलाइन, पब्लिक की जो वहाँ पे हेल्थ गाइडलाइंस थी उसके तहत अनजाने से आप 2 मीटर का फासला रखेंगे। और किसी कार्यस्थल पर यदि आप वर्किंग पे जा रहे हैं तो 1 मीटर का डिस्टेंस आप मेंटेन रखेंगे। 100 लोगों से ज़्यादा आप भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते। खेल कूद को अलाउड, लेकिन गैदरिंग का पालन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत। पब्लिक दुकानें खुलेंगी पर नियम और शर्तों के अनुसार। हेल्थ सर्विस साधारणतः काम करेंगे, मतलब जो उनका हेल्थ जो सर्विस है, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल्स हैं, वो खुले रहेंगे। बिज़नेस लोगों के लिए खुलेंगे नियम और शर्तों के बाद। आपके जितने भी व्यवसाय हैं वो सब खुले रहेंगे, लेकिन जो वहाँ पे गाइडलाइंस मिली है सरकार द्वारा आपको वो फॉलो करनी है। स्कूल्स आपके खुले रहेंगे और आपका जो प्रेप है वो भी खुला रहेगा। रिमोट वर्किंग, शिफ्ट बेस्ड वर्किंग और फ्लेक्सिबल लीव्स। यदि आपको छुट्टियों की ज़रूरत है या इस तरीके से आप अपनी कार्यशैली बनाएं ताकि लोगों को छुट्टियां भी मिल सकें और आपका काम भी ना रुके। अधिक खतरा जिन पर बन सकता है कोविड के तहत, उन्हें ज़्यादा ना दें। अलर्ट 3 में दोस्तों, घर पर रहें, केवल खाने पीने के सामान के लिए निकलें। स्कूल और काम ज़रूरी है तो 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग वो आपको मेंटेन करनी ही है। लोग घरों के साथ साथ दोस्तों आदि से मिल सकते हैं, काम करने वालों को ला सकते हैं, आइसोलेटेड लोगों से भी आप मिल सकते हैं, यानी जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनसे आप मिलने जा सकते हैं। स्कूल और प्रेप सावधानी से खुलेंगे। 1 से 1st क्लास से लेकर 10th क्लास तक घर पर सिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ तक सरकार ने कहा था। वर्क फ्रॉम होम, if not possible then you have to go to your office, otherwise if you can work from your home that is well and good। सभी व्यवसाय खुलेंगे पर फिज़िकल इंटरेक्शन नहीं होगा। कम रिस्क वाले मनोरंजन स्थान खुलेंगे, जहाँ पे जो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं, जहाँ पे रिस्क कम है और कम गैदरिंग के साथ वहाँ पर उनको खोला जाएगा।
लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, सिनेमा, फूड कोर्ट, जिम्स, पूल्स, प्लेग्राउंड्स, मॉल सब बंद रहेंगे। शादी, विवाह और फ्यूनरल के लिए नियम सहित होंगे, यानी मैक्सिमम 10 पीपल कैन गैदर फॉर मैरिजेस एंड फ्यूनरल। हेल्थ वर्कर्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सहित काम करेंगे। बड़े बुज़ुर्ग ना निकलें, और यदि आप निकल रहे हैं तो काफ़ी एहतियात के साथ आप निकलें। अलर्ट 4 जो था दोस्तों, जो कि अलर्ट इनका लास्ट अलर्ट था, या ये कहें कि अगर हमारी भारतीय भाषा में कहें तो उसको लॉकडाउन 4 कहें। घर पर एसेंशियल चीज़ों को छोड़ आप किसी और चीज़ों के लिए नहीं जाएंगे बाहर। लोकल एरिया में सेफ मनोरंजन की अनुमति थी। यातायात सीमित मतलब लिमिटेड था। ये मान के चलिए कि यदि 100 बसें पहले किसी एरिया में चलती थी, वो लिमिटेड हो गई 30 या 40 तक आ चुकी थी। किसी भी तरह गैदरिंग ना हो। पब्लिक दुकानें बंद रहेंगी। एसेंशियल सर्विस को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। एजुकेशन बंद रहेगी। राशन आदि की मांग की जो डिमांड है, जो रिक्वेजिशन है, उसको पूरा किया जाएगा और उससे संबंधित गाड़ियाँ चलेंगी। हेल्थ सर्विस को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब हेल्थ सर्विस से जितने भी आपके रिलेटेड चीज़ें हैं, मेडिकल हैं या आपकी एम्बुलेंस हैं, जो भी है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उनको किसी भी हाल में रोका नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको इन देशों से सीखने को मिली कि यहाँ पर किस प्रकार जनसंख्या एक तरीके से नियंत्रण थी, एक अधिक क्षेत्रफल था, जिस कारण ये कोरोना जैसी महामारी को मात देने में सफल रहे। तो आप ये मुझे सोच के बताइए कि क्या वर्तमान में हमें देश में CA और NRC की ज़रूरत है या जनसंख्या नियंत्रण कानून की? जनसंख्या नियंत्रण कानून का मतलब ये नहीं कि आप शादी ना करें, या शादी कर रहे हैं तो उस ब्याहता को छोड़ दें। एक्सपर्ट बैठाइए, इस पे चर्चा कीजिए। बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। हथियार अभी पूरे नहीं हैं आपको कोरोना से लड़ने के लिए। चुनाव बाद में लड़ लेंगे और जीतेंगे भी यदि आप कोरोना से इस समय जीत जाते हैं। इस महामारी को जल्दी रोकने का अर्थ है कि आपकी आर्थिक अर्थव्यवस्था को शुरुआत देना, जिसकी हर एक भारतीय को उम्मीद है। सबके व्यवसाय ठप हैं, किसी के पास रोज़गार नहीं है, लोग भूख से भी मर रहे हैं। कोरोना का एक बहाना है। लोग भूखमरी से भी मर रहे हैं, लोग अन्य बीमारियों से भी मर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल की इस समय जो प्रायोरिटी है लोगों की, वो कोरोना को लेके है। कई ऐसे मामले सामने भी आए हैं जहाँ पर एडमिट नहीं किया जा रहा है हॉस्पिटलों में। हमने काफ़ी अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास अभी उस हिसाब से हथियार भी नहीं है। तो हमारा आग्रह ऐसे में प्रधानमंत्री जी से यही है कि आप सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। चुनाव आप लड़ेंगे, आप जीतेंगे भी यदि आप इस समय कोरोना से जीतते हैं। इसकी आप जो बढ़ती संख्या को उसको रोकते हैं। लोगों को किसी ना किसी तरीके से आप जागरूक करिए, क्योंकि आप ये सोचिए कि जीने के लिए आदमी ने खाना भी खाना है, खाना खाने के लिए उसने काम भी करना है, उसके लिए आदमी जद्दोजहद करता भी है। तो आपने इस तरीके से सुविधा बनानी है लोगों के लिए कि कम से कम लोग बाहर निकलें। क्योंकि इस कोरोना काल में मज़दूरों ने काफ़ी कुछ सहा है। 3 महीने हो चुके हैं लगभग। जो दिहाड़ी मज़दूर हैं, वो जो काम करके खाने वाले लोग हैं, वो घरों में बैठने का मतलब आप समझ सकते हैं। आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसे ही